Hope so all of you safe and healthy. So let we start a new chapter from the project management book. और जैसे कि मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एरिया था उसमें रिस्क मैनेजमेंट का एरिया सिर्फ रह गया है. हम इस चैप्टर में इस प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट को वाइंड अप करेंगे और उसके बाद सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट को रिस्क को मैनेज करने के लिए जो मॉडल्स यूज होते हैं वो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के चैप्टर में कवर करेंगे और बाकी एस्पेक्ट्स जो हैं वो इस चैप्टर में आपके कवर हो जाएंगे. इस कॉन्सेप्ट से पैरेलली दोनों चैप्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी और यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम द रेफरेंस बुक प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट अब हम यहाँ स्टार्ट करने लगे हैं और जो कि पैरेलली दोनों तरीकों से दोनों सब्जेक्ट के लिए कवर हो रहा है. अब यहाँ पे जो है हम प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट आप चैप्टर का नाम ही अंडरस्टैंड कर रहे हो. इसमें हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट में जो रिस्क है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा. प्रोसेस के रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेसेस को देखना पड़ेगा और उसको एनालाइज करना पड़ेगा ताकि प्रोजेक्ट को जो है को रिस्क फ्री बनाया जा सके और रिस्क अगर आ रहा है तो उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके, उसे टॉलरेट किया जा सके. अभी आज जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर को लेके वो ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट क्या है प्रोजेक्ट के अंदर. इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद वन बाय वन वी डिस्कस ईच एंड एवरी प्रोसेस ऑफ प्रोसेस रिस्क मैनेजमेंट. सो लेट वी स्टार्ट एंड कंसीडर द फर्स्ट द कंटेंट ऑफ टुडेज लेक्चर. ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में जो हमने कंटेंट और आइडियाज लर्न करने हैं दैट इज प्रोजेक्ट रिस्क क्या है पहले हम वो अंडरस्टैंड करेंगे. नेगेटिव रिस्क और पॉजिटिव रिस्क क्या होते हैं. प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट क्या है. प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है. आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या रोल है इन द प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में, एज वेल एज रिस्क टॉलरेंस क्या होता है. 3 रिस्क टॉलरेंस कौन कौन से हैं हमारे पास. रिस्क अवर्स, रिस्क न्यूट्रल एंड रिस्क सीकिंग एंड लास्ट इज नाउन एंड अननाउन रिस्क कौन से होते हैं. ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप देख रहे हो. ये आपके सामने कंटेंट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है. ये आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्कस इन डिटेल द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, देन यू हैव टू डिस्कस ऑल दिस एस्पेक्ट्स इन योर क्वेश्चन. बट देर इज अ 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं या एमसीक्यूज आते हैं तो प्रोजेक्ट रिस्क क्या है, किस तरह के रिस्क होते हैं, देन यू कैन डिस्कस अ प्रोजेक्ट रिस्क विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्क. व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट रिस्क एंड प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट. डेफिनेटली यू विल डिस्कस अ प्रोजेक्ट रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट को डिफाइन करोगे. प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है और ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है. प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या इन्फ्लुएंस करता है आईटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर. रिस्क टॉलरेंस क्या है, उसको क्या कॉन्सेप्ट है और उस रिस्क ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के रिस्क टॉलरेंस को फेस करती है, एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन. और वो 3 टॉलरेंस रिस्क ये हैं और किस पे डिपेंड करते हैं. और एज वेल एज हम डिस्कस करेंगे नाउन एंड अननोन रिस्क. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड अननोन रिस्क. सो लेट वी स्टार्ट वन बाय वन एंड डिस्कस ईच एंड एवरी कंटेंट ऑफ this importance of project risk management. प्रोजेक्ट रिस्क. सबसे पहले प्रोजेक्ट के रिस्क को मैनेज करने के लिए आप सबको ये पता होना चाहिए कि रिस्क क्या है. अब हमें पता है कि प्रोजेक्ट रिस्क का मतलब है समथिंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, इंजरीज, या अगर इसका नाम हम दूसरा दें इज अनसर्टेनिटी. रिस्क इज आल्सो डिफाइंड थ्रू द अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी आ सकती है, इसको हम रिस्क बोल सकते हैं. तो प्रोजेक्ट रिस्क को अंडर मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिस्क. और रिस्क क्या होता है. जब भी कोई लॉस या कोई इंजरी या कोई अनसर्टेनिटी आती है प्रोजेक्ट के अंदर उसको हम प्रोजेक्ट रिस्क बोलते हैं. अब वो अनसर्टेनिटी या जो चीजें एक्टिविटी हो रही हैं जो अनकंडीशनल हैं, जो हमने प्रिडिक्ट नहीं की होती हैं, वो हमें 2 फेजेस की तरफ लेके जा सकती हैं. वो हमें 2 डायरेक्शन की तरफ लेके जा सकती हैं. एक डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है और एक डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है. जब हमने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है, अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव करना होता है, तो हमारे पास डेफिनेटली देयर आर रिस्क और रिस्क कैन बी आर नेगेटिव और रिस्क कैन बी पॉजिटिव. अब नेगेटिव और पॉजिटिव रिस्क किस तरीके से काम करते हैं, लेट वी डिस्कस वन बाय वन. रिस्क इज आल्सो कॉल्ड अ थ्रेट.
क्योंकि ये वो रिस्क होता है जो कहीं ना कहीं हमारे प्रोजेक्ट को सक्सेस से दूर कर लेके जा रहा होता है और प्रोजेक्ट की को डिले पे डिले कर रहा होता है, वो हमारे थ्रेट्स हो सकते हैं। तो वो नेगेटिव रिस्क इज आल्सो कॉल्ड अ थ्रेट्स, जो कि हमारे प्रोजेक्ट को डिले कर सकता है, हमारे प्रोजेक्ट के हमारे टारगेट से हमें दूर कर सकता है, हमारे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल से फेलियर की तरफ मूव कर सकता है। यानी अनसर्टेनिटी इज इन्वॉल्व इन द एस्पेक्ट्स ऑफ नेगेटिविटी। यहाँ अनसर्टेनिटीज होती है लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट से, जो कि हर एक प्रोजेक्ट टीम जो है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो डेफिनेटली वो इस नेगेटिव रिस्क को आने से अवॉइड करती हैं। उनकी कोशिश होती है कि नेगेटिव रिस्क ना करे, बिकॉज नेगेटिव रिस्क कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ बिग प्रॉब्लम्स इन द प्रोजेक्ट, और जहां नेगेटिव रिस्क होगा तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक अ सीरियस एक्शंस। अब क्योंकि नेगेटिव रिस्क एक थ्रेट है जो नेगेटिविटी प्रोजेक्ट में क्रिएट कर रहा है, और नेगेटिविटी किस लेवल पे कर रहा है, हमारे टारगेट्स पूरे नहीं होने दे रहा, प्रोजेक्ट को डिले कर रहा है, प्रोजेक्ट को सक्सेस से फेलियर की तरफ मूव करने के ज्यादा चांसेस हैं। अब थ्रेट आ रहे हैं, प्रोजेक्ट के थ्रेट हो रहे हैं, तो हम कैसे अपने प्रोसेस को नेगेटिव रिस्क को कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं, या आप उन रिस्क को अवॉइड करो, एलिमिनेट करो, कोई ऐसी स्ट्रेटजीज और ऐसी टेक्निक्स यूज करो कि प्रोजेक्ट को एलिमिनेट कर दिया जाए। इसके अलावा मिटिगेट करना प्रोजेक्ट को, यानी कि आप उसको रिड्यूस करो कि कम से कम जो है ऐसी प्रोबेबिलिटीज क्रिएट करो, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करो, कई मेथडोलॉजीज और टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स को यूज करो जिससे प्रोजेक्ट का रिस्क जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाए। या आप रिस्क को एक्सेप्ट करो उसको, यानी आपके पास कोई कॉन्टीजेंसी प्लान होना चाहिए उस रिस्क को रिकवर करने के लिए, उस रिस्क को खत्म करने के लिए। कॉन्टीजेंसी प्लान का मतलब बैकअप प्लान आपके पास होने चाहिए अगर कोई नेगेटिव रिस्क आपके प्रोजेक्ट में अकर हो जाता है। एंड द फोर्थ वन इज अ ट्रांसफर द रिस्क, यानी आप किसी थर्ड पार्टी को दे दो। यहाँ जब हम थर्ड पार्टी का मतलब है, हाँ, जब हम किसी बैंक को इन्वॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारी जो है प्रॉब्लम्स को फाइनेंस कर सके, या हमारी जिस तरह की भी प्रॉब्लम हो, जब आप किसी और को हैंड ओवर कर दोगे, अपने प्रोजेक्ट टीम के अलावा किसी थर्ड पार्टी को हैंड ओवर कर दोगे ताकि वो हमारे रिस्क को रिमूव करे, तो वो हो जाता है रिस्क को ट्रांसफर करना। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव रिस्क का मतलब फिर ये हुआ कि नेगेटिव रिस्क इज अ थ्रेट फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट की टीम के लिए एक थ्रेट होता है जो कि नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, जिसका काम पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। प्रॉब्लम्स का मतलब ये कि आपको डिले लेके आ रहा है आपके प्रोजेक्ट पे, आपके प्रोजेक्ट को सक्सेस डायरेक्शन की तरफ नहीं लेके जा रहा, और आपकी जो है वो लिमिटेशंस और कंस्ट्रेंट्स क्रिएट कर रहा है ताकि अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट ना किया जा सके। बाद जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द पॉजिटिव रिस्क, के पॉजिटिव रिस्क है, नेगेटिव हमने देखा कि नेगेटिव इज क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट एंड डू अ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। लेकिन पॉजिटिव रिस्क इज आल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी, यानी ये वो रिस्क हैं जिसको एक्सेप्ट करने से वी कैन गेट अ हाई रिवॉर्ड्स, हमें अच्छे अवार्ड्स मिल सकते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। कुछ रिस्क इस तरह के होते हैं हमारे पास कि हम जो है उसे पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो वो जैसे कि इन्वेस्टमेंट करना, आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपको उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा मिलता है, तो दिस इज अ पॉजिटिव रिस्क। जब आपको पता है कि ये इन्वेस्ट करने पे मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो दिस इज अ पॉजिटिव रिस्क। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट मेरे पास, हमारे पास टीचर्स, एक सपोज लेट्स टेक एन टीचर एंड स्टूडेंट एग्जाम्पल। अब क्या है कि क्या होता है कि अब आईटी की फील्ड में आपकी ही क्लास में, आपकी ही फील्ड में डिफरेंट डोमेन से स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे टीचर्स जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपकी जो हैं वो क्या आप उसको समझ लो रिस्क सीकिंग होते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं रिस्क को। अब उनका रिस्क क्या है कि अगर मैं वो स्टूडेंट्स जिनको अच्छे तरीके से, जो डिफरेंट डोमेन से आए हैं, अगर मैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ाऊं, उनकी अच्छी स्ट्रेटेजी यूज करूं, उनको उनकी साइकोलॉजी लेवल के मुताबिक उनको साइकोलॉजिकली डील करूं, या उनके लिए मैं ऐसे एस्पेक्ट्स फाइंड आउट करूं कि वो आपकी ही डोमेन को, आईटी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, या आप उसको इस तरह की टेक्निक्स उसको टीच करने के यूज करो क्या वो आईटी की उसको फील्ड डिफिकल्ट नहीं लगे। तो ये जो रिस्क होता है, जो अपॉर्चुनिटी होती है कि मैं एक डिफरेंट डोमेन के स्टूडेंट को पॉलिश कर रही हूँ एक आईटी डोमेन में लाके, और आईटी स्टूडेंट पे उसको बना रही हूँ, और उससे एक अच्छे रिवॉर्ड मुझे मिल रहे हैं कि वो स्टूडेंट एक अच्छे मार्क्स ले रहा है, तो दैट इज अ पॉजिटिव रिस्क। जब आपको अपॉर्चुनिटी आप अवेल करते हो, उस रिस्क को एक्सेप्ट करते हो और उससे आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, दिस इज अ पॉजिटिव रिस्क। ठीक है,
अब जैसे कि जो है डिफरेंट, आपकी क्लास में भी कुछ स्टूडेंट हैं जो डिफरेंट डोमेन से आए हैं। अब वो अगर पढ़ने के बाद, उसको स्टडी करने के बाद अगर टीचर उनको पढ़ा रहे हैं और उसके बाद डेफिनेटली आप उनको उनके लिए बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो और वो भी आपको बेस्ट दे रहे हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में, यानी एक अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं आपको, तो डेफिनेटली दिस इज अ पॉजिटिव रिस्क। यानी आप कोई ऐसा एक्शन करते हो, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को वेल करते हो जो कि आपको लग रहा है कि दिस इज अ रिस्क, लेकिन आपको ये भी पता है कि इस रिस्क को एक्सेप्ट करने से यू गेट अ हाई रिवॉर्ड, तो डेफिनेटली इट बिकम अ पॉजिटिव रिस्क। अब यहाँ पॉजिटिव रिस्क की मैं बात करती हूँ, तो इस पॉजिटिव रिस्क का रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं? उसको इनहेंस करना, उसको एक्सप्लॉइट करना, उसको एक्सेप्ट करना, उसको शेयर करना। इनहेंस करने का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी और पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन जो अपॉर्चुनिटी जो भी आपको मिले उसको आप इनहेंस कर रहे हो। एक्सप्लॉइट का मतलब ये है अपॉर्चुनिटी इज रियलाइज, इंश्योरिंग दैट जो आपने वेल किया पॉजिटिव रिस्क वो आप उसको रन करोगे, उस पर वर्किंग करोगे, उस यानी उसको एक्सेप्ट करने वाली बात है एक्सप्लॉइट करना, ठीक है। इंश्योरिंग करना, आप इंश्योर कर रहे हो। उसके बाद एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना अपॉर्चुनिटी को और इसको उसके ऊपर वर्किंग करना, एक्टिवली उसको परफॉर्म करना और उसको एक अच्छे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना। और एज वेल एज शेयर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट टू। एक था नेगेटिव में ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन एक आप क्या कर रहे हो? शेयर कर रहे हो इस रिस्क को रिजॉल्व करने के लिए। तो दिस इज आर स्ट्रेटेजीज जो कि आप एक पॉजिटिव रिस्क को कर सकते हो, यानी आप अपनी रिस्क की अपॉर्चुनिटी को बेटर बनाने को इन्हांसमेंट कर रहे हो। दूसरा, आप अपने की इंश्योरिटी कर रहे हो कि यू आर रियलाइज दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। फिर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको रिजॉल्व कर रहे हो और एज वेल एज यू शेयर विद इन अ थर्ड पार्टी टू ओवरकम दिस रिस्क, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ रिस्क, बट यहाँ रिस्क से हमें, अगर इस पॉजिटिव रिस्क को हम एक्सेप्ट करते हैं तो देर इज अ डेफिनेटली अ हाई रिवॉर्ड। रिस्क को लेके एक स्टेटमेंट होती है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। रिस्क मैनेजमेंट की, क्योंकि हमने अंडरस्टैंड किया कि एक प्रोजेक्ट को का मतलब है, प्रोजेक्ट के रिस्क का मतलब है अनसर्टेनिटी, और प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को गोल करने के लिए हमें अनसर्टेनिटीज देखनी पड़ती हैं। वो अनसर्टेनिटीज नेगेटिव भी हो सकती हैं, वो अनसर्टेनिटी पॉजिटिव भी हो सकती हैं। जो अनसर्टेनिटी नेगेटिव होती हैं डेफिनेटली क्रिएट ए पोटेंशियल प्रॉब्लम एंड इज डेंजरस फॉर द प्रोजेक्ट टीम, लेकिन एक पॉजिटिव रिस्क वो होते हैं जो कि टीम शुड एक्सेप्ट और उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेते हैं, दैट दे नो के इसको एक्सेप्ट करने के बाद, इसको कंट्रोल करने के बाद दे गेट अ हाई रिवॉर्ड, उसको हाई रिवॉर्ड मिलता है। दिस इज अ पॉजिटिव रिस्क, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि क्लास में जो टीचर है वो जो है, अगर किसी डिफरेंट डोमेन के स्टूडेंट उनकी क्लास में आते हैं, उन्हें पता है कि दैट इज रिस्की टू डील विद दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन उसके बावजूद वो उन पे हार्डवर्क करते हैं और डेफिनेटली जब वही स्टूडेंट आपको वापस अच्छा फीडबैक देते हैं और अच्छे रिजल्ट जनरेट करते हैं, तो दिस इज अ अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ पॉजिटिव रिस्क, आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है, तो दिस इज अ पॉजिटिव रिस्क। अब हम बात करते हैं रिस्क, हमें ये समझ आ गया कि दैट इज रिस्क। अब उस रिस्क को मैनेज करना इज अ प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि रिस्क तो कहीं भी कहीं आ रहा है, बेशक नेगेटिव है बेशक पॉजिटिव है, तो रिस्क आपके पास कैसे आ रहा है? तो एक अच्छी प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक होती है मिनिमाइज द नेगेटिव रिस्क एंड मैक्सिमाइज द पॉजिटिव रिस्क। एक अच्छी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम काम कर रही होती है, उनका टारगेट यही होता है कि हम एक प्रोजेक्ट को काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के टारगेट को अचीव करना है, अपने गोल को अचीव करना है, तो उसमें हमें ये स्टेटमेंट अपने माइंड में बना लेनी है, मिनिमाइज द नेगेटिव रिस्क एंड मैक्सिमाइज द पॉजिटिव रिस्क। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी साइंस है जिसमें हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इसको एनालाइज करते हैं, फिर रिस्क को रिस्पॉन्ड करते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जब तक हमारा प्रोजेक्ट एक अपने गोल और अपने टारगेट तक पहुंच नहीं जाता। रिस्पॉन्ड का मतलब क्या है? उसको मैयर करना, उसको आइडेंटिफाई एनालाइज कर लिया, उसके बाद क्वांटिटेटिव मैयर्स फाइंड आउट करना, क्वालिटेटिव मैयर्स देखना किस तरीके से रिस्क को मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं इंटरेस्ट ऑफ मीटिंग, हमारे पास ये आ जाती हैं ऑब्जेक्टिव्स, जब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच सकते, दिस इज अ प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट और एक ऐसी साइंस है जिसमें हम सेट ऑफ प्रोसेसेस को रन करते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन, एनालाइजेशन एंड रिस्पॉन्डिंग द रिस्क ऑफ थ्रू आउट द लाइफ साइकिल अंटिल यू नॉट गेट अप ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रोजेक्ट। इसके साथ साथ वो कहता है कि एक रिस्क मैनेजमेंट हैव इम्पैक्ट, एक अच्छा इम्पैक्ट रिस्क, जब हम रिस्क को मैनेज कर रहे होते हैं
तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है कि हमें अगर प्रोजेक्ट सिलेक्शन अच्छी है, स्कोप आपके प्रोजेक्ट का क्लियरली डिफाइंड है, schedule और कॉस्ट प्रॉपर्ली एस्टिमेटेड है, तो डेफिनेटली द रिस्क मैनेजमेंट इज गेट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट की स्टडी अच्छी है, एनालाइजेशन यानी फिजिबिलिटी स्टडी स्ट्रांग है, आपने स्कोप क्लियरली डिफाइन किए हुए हैं, आपने स्केड्यूल प्रॉपर्ली रन किए हुए हैं और कॉस्ट प्रॉपर्ली एस्टिमेट किए हुए हैं, तो रिस्क को मैनेज करना बहुत आसान होता है। क्योंकि अगर स्कोप में कोई प्रॉब्लम है, वो इश्यूज आ रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली वहां पे रिस्क हैंडल करने के लिए आपको प्रॉपर डिटेल स्टडी करनी पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं इट हेल्प द स्टेक होल्डर के अंडरस्टैंड करे द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, इन्वॉल्व टीम टू डिफाइनिंग स्ट्रेंथ वीकनेसेस। क्योंकि हम जब रिस्क मैनेज कर रहे होते हैं ना, तो रिस्क मैनेज करते करते हम ये भी देख रहे होते हैं कि हर एक एक्टिविटी क्या है प्रोजेक्ट के अंदर, और कौन सी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी पॉजिटिव रिस्क क्रिएट करेगी, कौन सी एक्टिविटी नेगेटिव रिस्क क्रिएट कर सकती है। इस तरीके स्टेक होल्डर जो है प्रोजेक्ट को भी स्टडी भी कर रहे होते हैं और प्रोजेक्ट की साथ साथ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी डिस्कस कर रहे होते हैं, जब वो प्रोजेक्ट के हर एक नॉलेजेबल एरिया पे फोकस कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूं तो प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेट ऑफ प्रोसेसेस रन करते हैं एक प्रोजेक्ट को रिस्क को मैनेज करने के लिए, आइदर इट इज नेगेटिव आइदर इट इज पॉजिटिव। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट कैन बी बेटर इफ यू हैव अ प्रॉपर वर्किंग ऑन अनदर नॉलेजेबल एरिया, स्कोप, प्रोजेक्ट स्केड्यूल एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। इस तरीके से स्टेक होल्डर वेल नाउन अबाउट द प्रोजेक्ट नेचर, प्रोजेक्ट की जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं, और क्योंकि एक रिस्क मैनेजमेंट हमें प्रोजेक्ट की इंप्रूवमेंट की तरफ भी हमें लेके जा रहा होता है, क्योंकि हम रिस्क को साथ साथ मैनेज कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली अपने टारगेट की तरफ लेके जा रहे होते हैं, तो दैट इज आल्सो मूव टू द इंप्रूवमेंट। और जहाँ इंप्रूवमेंट इनहैंस होती रहती है, परफॉर्मेंस इनहैंस होती रहती है, डेफिनेटली इट्स गेट अ 100% इज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। ओके, सो यहाँ जो है रिसर्च ग्रुप है जिसको हम KLCI रिसर्च ग्रुप बोलते हैं, जिसने 2001 में सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे किया वर्ल्ड वाइड, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो सॉफ्टवेयर की रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसकी प्रैक्टिस उनकी क्या है, किस तरीके से रिस्क को मैनेज करते हैं। तो उस सर्वे में उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि 97% पार्टिसिपेंट ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर में रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक प्रोसीजर बनाया जाता है, हम प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है ताकि रिस्क को आइडेंटिफाई किया जा सके और उसकी असेसमेंट की जा सके, यानी उसको एनालाइज, उसको कंट्रोल और उसको रिकवर किया जा सके। फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरा पॉइंट निकाला कि 80% ये आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम को अवॉइड करना ही, रिस्क को अवॉइड करना ही इज अ बेस्ट बेनिफिटरी फॉर द एनी प्रोजेक्ट के लिए बेटर है, और रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी बेटर है कि हमने टेक्निक्स ढूंढनी है कि प्रॉब्लम को किस तरीके से अवॉइड किया जाए। 70% ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिफाइन किया कि बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस कैन बी हैव अ बेस्ट अवॉइड रिस्क को मैनेज कर अवॉइड कर सकता है और एक प्रोसेस के थ्रू हम रन कर सकते हैं। उसके बाद 64% ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात की कि उनके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है हु हैव हैंडल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, और उसको कंट्रोल भी करते हैं, मॉनिटर भी करते हैं, और एक सिस्टम को एक क्वालिटी बेस बनाने में हमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ जो मेन पॉइंट उन्होंने फाइंड आउट किया, आप ये डायग्राम देख रहे हैं, और इस डायग्राम में आपने देखा कि 80% जो है प्रॉब्लम को अवॉइड करने से वी आर रिड्यूसिंग सो मेनी अदर फैक्टर्स। अगर हम 80% ये सर्वे आया था कि इफ आर वी अवॉइडिंग द रिस्क, वी आर अवॉइडिंग द problems, then we can also have to reduce all of these factors relating to the project. So यहाँ पे हमने देखा कि एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम एक प्रोजेक्ट को रन करते हैं ताकि बेशक नेगेटिव रिस्क है वो क्रिएट ना हो और उसको अवॉइड किया जा सके, और उसके लिए उन्होंने सर्वे एनालिसिस भी किया। यहाँ पे हमने ये बात की क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट होती है, रिस्क मैनेजमेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसी के नॉलेजेबल एरिया में ही आ रहा है। तो यहाँ वो ये बात करता है कि रिस्क मैनेज करना इज एन इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट है जहाँ रिस्क को मैनेज करने के लिए, रिस्क को अवॉइड करने के लिए, रिस्क को असेसमेंट करने के लिए कॉस्ट इंप्लीमेंट होती है यहाँ पे। यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट इज आल्सो एन इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे रिस्क को मैनेज करने के लिए, अवॉइड करने के लिए कॉस्ट इंप्लीमेंट की जाती है। अब ऑर्गेनाइजेशन जब रिस्क को मैनेज के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, कॉस्ट में यूज करती है, तो डेफिनेटली यहाँ रिस्क को मैनेज करने के लिए सेट ऑफ एक्टिविटीज होंगी, और उसको मैनेज करने के लिए फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या है। एक्सपीरियंस टीम आपको चाहिए रिस्क को मैनेज करने के लिए, और एज वेल एज दोनों जो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं जो प्रोजेक्ट को लेकर हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमें
देखने होते हैं रिस्क की मैनेजमेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ वो ये बात करता है कि हमें इन एनी केस कॉस्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट शुड नॉट एक्सीड द पोटेंशियल बेनिफिट, यानी हमारे बेनिफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यानी कम से कम कॉस्ट लगा के हमने ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट अचीव करने की कोशिश करनी है। और हमारा बेनिफिट क्या होगा कि हमारा रिस्क कम खत्म हो रहा है, कम इन्वेस्टमेंट के साथ, कम पैसों के साथ। इस तरीके से हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में और एक क्राइसिस में क्या डिफरेंस होता है? तो यहाँ वो ये बात करते हैं कि जब एक गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, रिस्क मैनेजमेंट होती है, वो अननोटिस्ड की जाती है एज कम्पेयर टू द क्राइसिस मैनेजमेंट। क्योंकि प्रोजेक्ट रिस्क में जब हम प्रोजेक्ट रिस्क मैनेज कर रहे होते हैं तो वहाँ डेडिकेटेड प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस टीम की जरूरत होती है, जो लॉजिकली आइडियाज और एनालिसिस करके टेक्निक्स फाइंड आउट करते हैं, प्रोसीजर फाइंड आउट करते हैं, और वो इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पार्ट में ही इन्वॉल्व किया जाता है। जबकि क्राइसिस को मैनेज करना ये फिजिकली नजर आ रहा होता है, दैट इज डेंजर, और जो कि डायरेक्टली हिट करता है प्रोजेक्ट की सक्सेस के ऊपर। तो यहाँ जो मैंने आपके सामने ब्लू एरिया और रेड एरिया हाईलाइट किए हैं वो इसलिए किए हैं ताकि आप देख सको कि जो ब्लू एरियाज हैं वो क्राइसिस को एक्सप्लेन कर रहे हैं और जो ग्रीन एरिया है वो रिस्क को एक्सप्लेन कर रहा है। तो रिस्क मैंने अभी बात की कि रिस्क क्राइसिस की तरह नहीं होता, लेकिन ये अननोटिस्ड होता है, ये लॉजिकली इस पे काम हो रहा होता है, एक एक्सपर्ट टीम और डेडिकेटेड टीम मिलकर इसके ऊपर काम कर रही होती है। और यहाँ क्राइसिस में क्या होता है, क्राइसिस जो है वो इज अ डेंजर थिंग होती है जो कि डायरेक्ट हिट करती है हमारे प्रोजेक्ट के सक्सेस के ऊपर। अब यहाँ वो बात करता है कि जब एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा, एक इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा और उस प्लान के अंदर अच्छी प्लानिंग की जाएगी टू रिड्यूस द रिस्क, टू अवॉइड द रिस्क, टू रिमूव द रिस्क, तो डेफिनेटली देयर आर एग्जिस्ट अ फ्यूअर प्रॉब्लम, कम से कम प्रॉब्लम आएंगी। और जब कम से कम प्रॉब्लम आएंगी तो दे आर जो है एक्सपेंडिचर्स भी कम से कम यूज होंगे, कॉस्ट भी कम से कम यूज होगी। तो वो कहते हैं कि जब रिस्क अच्छे से मैनेज हो रहा होता है, रिस्क अच्छे से मैनेज हो रहा है, इसका मतलब आप प्रोजेक्ट के हर एक एक्टिविटी को अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो जब भी कोई बाहर से ऑब्जर्वर आता है या कोई आप समझ लो कि सर्वे के लिए आते हैं, तो वो दे कहना वो रन कर रहा है, वो ये देख रहे होते हैं कि वो ये समझते हैं दे आर लक वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सूट डेवलपमेंट, या रिस्क को अच्छी तरीके से मैनेज किया गया था, ऑफिशियली प्रोफेशनली काम किया गया, इस वजह से एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बिल्ड हुआ है। तो वहाँ ये कंसीडर की जाती है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। लेकिन जब कोई एक क्राइसिस मैनेज किए जाते हैं तो एक पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, और यहाँ जब डेफिनेटली क्राइसिस नजर आ रहे होते हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस हैं या और क्राइसिस आ रहे हैं, बजट अवेलेबल नहीं है, जो जब उन चीजों को रिकवर किया जाता है तो ये नजर आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनके लिए फिर रिवार्ड्स और कंपनी सेलेक्ट किए जाते हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं। सो देयर इज अ टू डिफरेंट थिंग, रिस्क मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट इज आल्सो टू रिकवर द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट, बट जो रिस्क मैनेजमेंट होती है वो मैनेजमेंट अननोटिस्ड होती है, जहाँ पे जो टीम के अंदर ही जो एक्सपर्टीज है, प्रोफेशनल है, उनको लॉजिक्स डेवलप करके उसको रिजॉल्व कर देते हैं। ऑब्जर्वर कैन नॉट सी दैट कि हाउ टू रिजॉल्व दी, कैसे रिजॉल्व किया गया है। लेकिन जबकि क्राइसिस अगर आ जाए ऑर्गेनाइजेशन में या प्रोजेक्ट्स में, तो ऑल वन ऑफ सी दैट व्हाट टाइप ऑफ क्राइसिस फेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन और अ प्रोजेक्ट। कि आईटी प्रोजेक्ट्स और रिस्क का क्या रिलेशनशिप है एक आईटी प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम आईटी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, देयर आर सो मेनी रिस्क, लेकिन उसके बावजूद ऑर्गेनाइजेशन जो है आईटी प्रोजेक्ट्स आईटी को यूटिलाइज करती है, बिकॉज नो डे एनी ऑर्गेनाइजेशन रेदर इट्स बिलोंग टू द मेडिकल, इंजीनियरिंग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और अदर डिफरेंट इंस्टीट्यूट, वो आईटी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सर्वाइव विदाउट आईटी। तो उनके लिए ये रिस्क एज अडॉप्ट करना, एज अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करना वेरी कंपल्सरी, और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाउ डे बिजनेस टू डे रिक्वायर्ड दिस टाइप ऑफ रिस्क, उसको एक्सेप्ट करना उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब वो ये कहता है कि ऑल प्रोजेक्ट्स जहाँ पे अनसर्टेनिटी डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी, रादर वो नेगेटिव है रादर वो पॉजिटिव है, हमें आईटी प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है। लेकिन अगर इन चीजों को रिस्क आ ही रहा है, आईटी प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं, तो देयर इज अ नेसेसरी टू हैव लाइफ साइकिल इफ यू वांट टू हैव आईटी पोर्शन इन योर प्रोजेक्ट्स, और इफ यू डू अ कंप्लीट आईटी प्रोजेक्ट, तो डेफिनेटली जो है आपको एक बेस्ट प्रोसेस चूज करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से रिस्क को आइडेंटिफाई टेक्निक्स होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, उनकी असेसमेंट स्ट्रेटेजीज आपके पास स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एंड थ्रू आउट द लाइफ प्रोजेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप यू हैव टू बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज।
सो कि ऑर्गेनाइजेशन अगर ये कह रही है कि हम बेशक हम प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं और प्रोजेक्ट के साथ रिस्क को लेके साथ साथ चल रहे हैं, बेशक वो थ्रेट हैं यानी कि नेगेटिव रिस्क हैं, बेशक वो पॉजिटिव यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही हैं, वट एवर टाइप ऑफ रिस्क जो हम फेस कर रहे हैं प्रोजेक्ट को साथ लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने ये स्टेटमेंट डिफाइन किया है कि हमारा जो टारगेट है वो मिनिमाइज करना है नेगेटिव रिस्क को और मैक्सिमाइज करना है पॉजिटिव रिस्क को, यानी हर कंडीशन में कहीं ना कहीं हम रिस्क को साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। अब वो यहाँ बात करता है कि अगर रिस्क साथ साथ चल रहा है तो डेफिनेटली देयर हैव टू बी अ बैलेंस बिटवीन द रिस्क एंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। तो यहाँ हमें एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना जरूरी है, दैट इज रिस्क टॉलरेंस। और रिस्क टॉलरेंस का मतलब होता है रिस्क को एक्सेप्ट करना, रिस्क को जो आप कह रहे हो जो आप सेटिस्फाई रहना रिस्क से कि अगर रिस्क आ भी गया तो उसके लिए अच्छी स्ट्रेटेजीज और मैनेजमेंट करना ताकि आप रिस्क को रिजॉल्व कर सको। तो रिस्क टॉलरेंस इज आल्सो कॉल्ड अ रिस्क यूटिलिटी, जिसका काम है मैक्सिमम दे आर रेडी टू विलिंग दे टेक अ रिस्क एंड जो भी आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी है उस रिस्क को रिमूव करने के लिए यू आर रेडी टू हैव टू एक्सेप्ट दिस। तो दैट इज अ रिस्क टॉलरेंस, जहां आप खुद ही सेटिस्फैक्टरी तौर पे और प्लेजर करते हुए रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको टॉलरेट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो रिस्क एक्सपर्ट्स हैं, सेवरल रिस्क एक्सपर्ट्स, वो ये कहते हैं कि एवरी सिंगल पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ बैलेंस बिटवीन देयर वर्किंग एंड द रिस्क, को बैलेंस रखना चाहिए ताकि अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की जा सके। अब ये जो बैलेंस रखना बिटवीन द रिस्क और अपॉर्चुनिटीज, जो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को मैनेज करना या रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को मैनेज करना है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना उनका एक टॉलरेंस लेवल होता है। अब वो जो टॉलरेंस लेवल है, एक्सेप्टेंस लेवल है, वो क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी पर्सन के लिए, वो किस तरीके से बैलेंस रखता है रिस्क को अपने प्रोजेक्ट में। तो 3 तरीके से वो अपने टॉलरेट कर सकता है रिस्क का, उनके लेवल 3 तरीके से हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि पहला लेवल हो के वो रिस्क को अवर्स करे, दूसरा लेवल रिस्क को न्यूट्रल रखे, अपने प्रोजेक्ट और रिस्क को साथ साथ बैलेंस करके रखे, और तीसरा रिस्क सीकिंग हो। अब ये तीनों क्या अलग कॉन्सेप्ट हैं, इसको हम देखते हैं वन बाय वन। सो रिस्क टॉलरेंस में हमने देखा कि यू हैव सेटिस्फैक्टरी और प्लेजर एनवायरनमेंट में रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिस्क को यू आर विलिंग टू रिकॉर्ड एवरी रेलिवेंट रिस्क, जो भी आपके पास रिस्क आ रहा है, यू हैव टू मस्ट टेक अ बैलेंस बिटवीन द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। और दे आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द टॉलरेंस जो है रिस्क के लिए, वो 3 मैंने आपके साथ डिस्कस किए, रिस्क अवर्स, रिस्क न्यूट्रल एंड रिस्क सीकिंग। तो अब देखते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रिस्क अवर्स है तो उसके बारे में रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है, अगर न्यूट्रल है तो वो किस लिए है, और अगर सीकिंग है तो वो कैसे काम कर रहा है। पे जो हम बात करने लगे हैं पहले रिस्क अवर्स की। अवर्स का मतलब होता है अपोज करना, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे पर्सन जो रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करते, रिस्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रिस्क एट एनी कंडीशन। ना वो इसके ऊपर पैसे इंप्लीमेंट करने के रेडी होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट ही उतना काम ही उतना करते हैं कि उन्हें रिस्क हैंडल ना करना पड़े, रिस्क फेस ना करना पड़े, या हमें जो है वो ज्यादा जो है रिस्क की तरफ कॉस्ट इंप्लीमेंटेशन ना करनी पड़े। यानी आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हो रिस्क अवर्स वो पर्सन, वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, दे आर अवॉइड द रिस्क, जो रिस्क को अवॉइड करती हैं, रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करती, रिस्क को डाइजेस्ट नहीं करती हैं, दे आर लेस सेटिस्फाइड, वो लेस सेटिस्फाइड रहते हैं, उनका टॉलरेंस लेवल बहुत रहता है, उनको बेशक पॉजिटिव फ्यूचर बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हो रहे हो, लेकिन उस वक्त वो उस बेनिफिट पे फोकस करने की बजाय उनका टारगेट होता है एट एनी कंडीशन वी कैन नॉट गेट एनी रिस्क, बेशक उससे उनको बेनिफिट हो रहा हो, वो रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करते। अब यहाँ वो ये बात करता है, यहाँ रिस्क टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जैसे जो है वो रिस्क टॉलरेंस जो है वो लो होती है उनके पास। तो यहाँ पे आपके पास कर्व फेज आता है, यानी डिक्रीजिंग रेट एंड यूटिलिटी रिस्क जो है वो राइज होता जाता है। आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप कॉस्ट इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, यानी रिस्क को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, रिस्क इंक्रीज हो रहा है अगर हम ये काम कर रहे हैं तो दैट इज अ रिस्क अवर्स, जो कि आपको ये बता रहा है कि हाँ एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी पर्सन हु कैन नॉट टॉलरेट द रिस्क, हु कैन नॉट एक्सेप्ट द रिस्क एट एनी कॉस्ट एंड नॉट सेटिस्फाइड टू वर्क ऑन द रिस्क, और पे ऑफ करने की, पेमेंट करने की उनको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है स्टेक होल्डर की। अब पे ऑफ क्या होता है, पे ऑफ का मतलब होता है कि आप किसी को पैसे दे रहे हो अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, तो आप वो चीजें एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि आप रिस्क को अडॉप्ट करना ही नहीं चाह रहे हो, तो वो होता है रिस्क अवर्स। फिर होता है रिस्क न्यूट्रल, ऐसा रिस्क जो कि दोनों बैलेंस रखता है बिटवीन पेमेंट और रिस्क के दरमियान में, पे ऑफ के दरमियान में और रिस्क के दरमियान में बैलेंस रखता है। आप इसकी लाइन ऑफ भी देख रहे हो, इज अ स्ट्रेट लाइन, ये बैलेंस रखता है, जहां आपकी रिस्क आ रही है और यहाँ आप जो पोटेंशियल पेमेंट यूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसको बीच में बैलेंस रख रहे हो कि आपकी बेनिफिट भी उतना ही रहे, आपका पेमेंट कॉस्ट भी उतनी ही रखे और आपकी रिस्क भी साथ साथ उन्हीं कॉस्ट में मैनेज हो रही है।
ठीक है। और रिस्क अवर्स में क्या है कि अगर पेमेंट डिक्रीज हो रही है, कॉस्ट आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस ऑफ द हाई ऑफ द रिस्क। तो डेफिनेटली जब आप इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट टेक्निक के लिए कॉस्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो हाउ कैन यू रिजॉल्व द रिस्क? क्योंकि अभी हमने बोला है रिस्क इज अनदर इन्वेस्टमेंट, जो कि कॉस्ट इंप्लीमेंट होती है रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। फिर रिस्क सीकिंग यानी वो पर्सन, वो ऑर्गेनाइजेशन, दे आर एक्सेप्ट द रिस्क, जो रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं, दे आर सेटिस्फाइड व्हेन एवर द पे ऑफ द स्टेक होल्डर, जब कभी वो पैसे लगाना चाहें अपने रिस्क को रिजॉल्व करने के लिए, स्टेक होल्डर के पास पेमेंट देना चाहें अपने रिस्क को रिजॉल्व करने के लिए, दे आर हैप्पीली विलिंग टू रिमूव द रिस्क बाय इंप्लीमेंटिंग द कॉस्ट। यानी सिंपल वर्ड में मैं बोल सकती हूँ, दे हैव अ हाई टॉलरेंस, जो कि एक्सेप्ट करती हैं, रिस्क सीकिंग होती हैं, जो रेडी होते हैं रिस्क को एक्सेप्ट करके, क्योंकि उनका आइडियोलॉजी होती है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, हाई रिवॉर्ड उनको मिलेगा। तो ऐसे पर्सन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका फोकस जो है वो आउटकम के ऊपर होता है, वो ये नहीं देखते कितना रिस्क आएगा कितना नहीं आएगा, उनको पता रिस्क आएगा तो रिजॉल्व करना है, वो विलिंग होते हैं किसी भी पेनल्टी को भरने के लिए, किसी भी तरीके से रिस्क को रिजॉल्व करने के लिए, तो वो होते हैं रिस्क सीकिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है डिफरेंट रिस्क को हैंडल कर रहे होते हैं। कि रिस्क ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होता है रिस्क को टॉलरेट करने का, या एक पर्सन का लेवल होता है, वो लोग जो रिस्क लेते नहीं है, जैसे हैं वो उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, दे आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क, और रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करते, वो रिस्क अवर्स में आते हैं। वो लोग जो बैलेंस रखते हैं, दे कैन वर्किंग एज वेल एज मैनेजिंग द रिस्क, वो न्यूट्रल में होते हैं। लेकिन वो लोग जो आउटकम और टारगेट पे फोकस रखते हैं, लेकिन एज वेल एज जो है वो अननोन रिस्क को हैंडल कर रहे होते हैं, तो सॉरी वो एज वेल एज जो वो बात कर रहे होते हैं कि रिस्क सीकिंग है, वो रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो ये चीजें आपके पास जो हैं वो आती हैं रिस्क सीकिंग में, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं रिस्क को। अब वो यहाँ बात करता है कि रिस्क बेशक एवर्स है, बेशक न्यूट्रल है, बेशक वो आपके पास जो है वो सीकिंग है, मतलब एक्सेप्टेबल है, टॉलरेट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अब ये बात ये है कि रिस्क नेगेटिव है या रिस्क पॉजिटिव है, लेकिन उसके साथ साथ ये देखना है रिस्क नोन है कि रिस्क अननोन है। नोन रिस्क वो रिस्क होते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि ये रिस्क आने ही आने हैं, यानी ये प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट होंगे, ये हमें फेस करने पड़ेंगे, वो रिस्क होते हैं नोन रिस्क। लेकिन वो रिस्क जो आपने प्रिडिक्ट नहीं किए होते और ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन या वर्किंग के दौरान रिस्क हाईलाइट हो जाते हैं, वो होते हैं अननोन रिस्क, जिसको एनालाइज नहीं किया जा सकता, आइडेंटिफाई पहले नहीं किया जा सकता, जिसको पहली मैनेजमेंट नहीं की जाती, वो अननोन रिस्क होते हैं। अब यहाँ वो बात करता है बेशक वो नाउन है बेशक वो अननाउन है, नाउन और अननाउन दोनों में नेगेटिव और पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नाउन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं और उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। तो एक अच्छी गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिस यही है कि वो अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करे, उसको मैनेज करे, और उसके लिए हम डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ेंगे, और वो प्रोसेसेस हैं जैसे कि पहले हमें रिस्क को प्लान करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस, फिर उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर उसकी रिस्क रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको रिस्क को मॉनिटर और कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि रिस्क हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, और इस एरिया में से ये जो दो एरिया हैं इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में आ चुका है कि व्हाट इज अ रिस्क मैनेजमेंट एंड हाउ कैन यू एनालाइज इन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इसको एक्सप्लेन करें। सो हम इस एरिया पे फोकस करेंगे अच्छे से। लेकिन आज हमने ये सीखा कि रिस्क की इंपॉर्टेंस क्या है, रिस्क को देखना कैसे जरूरी है, हाउ व्हाट इज अ नेगेटिव रिस्क, व्हाट इज अ पॉजिटिव रिस्क, और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिस्क को टॉलरेट कर रही हैं, उनका टॉलरेट लेवल क्या है, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है टॉलरेंस रेट जो मर्जी है, तो किस तरह के रिस्क हो सकते हैं, या हमें पहले से पता है या हमें बाद में पता है। तो ये सब चीजें हम यहाँ देखेंगे, और इन सब को किस तरीके से प्लान करना है ये उसका फर्स्ट प्रोसेस है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, इज देयर एनी क्यूरी आंसर वी कैन डिस्कस। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज।